अस्सलाम वालेकुम। आज फिजियो इंटेलेक्ट पॉडकास्ट सीरीज इसका छठा एपिसोड जिसमें आपके साथ डॉक्टर अली मुस्लिम रज़ा। आज छठे एपिसोड में हमने जो टॉपिक सेलेक्ट किया वो है फिजियोथेरेपी एंड स्पोर्ट्स। फिजियोथेरेपी एंड स्पोर्ट्स को डिटेल में डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं, इंडिया से स्पेशल गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कुशल कुमार तिवारी सर। इनका मैं ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। ये एज अ स्पोर्ट फिजियोथेरापिस्ट एंड हाइड्रोथेरापिस्ट और इनका इस फील्ड में 11 ईयर का एक्सपीरियंस है और इन्होंने ऑलमोस्ट 10,000 प्लस पेशेंट एथलीट ट्रीट किए हैं और 4,000 प्लस पेशेंट ट्रीट किए हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते सर। वालेकुम अस्सलाम, जय श्री राम, नमस्ते। जी जी सर, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूं जी, आप बताइए आप कैसे हैं? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं आपसे पहला जो क्वेश्चन करूंगा मैं पूछूं कि व्हाट इज फिजियोथेरेपी। मेनली फिजियोथेरेपी होती क्या है? देखिए, फिजियोथेरेपी बेसिकली एक मेडिकल प्लस फिजिक्स दोनों साइंस को मिला के बनाई हुई एक साइंस है जिसमें 50% मेडिकल, 30% फिजिक्स और 20% इंजीनियरिंग, इन सबको मिला के 100% फॉर्म में फिजियोथेरेपी डिजाइन की जाती है। 50% मेडिकल से मतलब ये होता है कि हम मेडिकल कंडीशंस को और उसकी प्रॉब्लम्स को रीड करते हैं। उसके बाद फिजिकल मेथड्स जो हमारी होती हैं थ्रू द फिजिक्स, लाइक जो हम ट्रैक्शन देते हैं या मैनिपुलेशन देते हैं या फ्रिक्शन देते हैं या फिर मसल में किसी तरह का हम एक्टिवेशन करते हैं, तो उसमें हम कुछ फिजिक्स और इंजीनियरिंग मेथड्स जिसे हम बायोमैकेनिक्स, कैनेजियोलॉजी और एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के साथ रिलेट करके पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं। तो दैट इज कॉल्ड द रियल फिजियोथेरेपी। ओके सर। सर हम देखें रियल लाइफ में फिजियोथेरेपी की इंपॉर्टेंस क्या होगी? जी, फिजियोथेरेपी जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से स्टार्ट हुई है और बड़ी तेजी से ग्रो हुई है ये। और फिजियोथेरेपी की इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि एक्यूट केसेस में तो हम एलोपैथिक मेडिसिन का यूज करते हैं और एलोपैथिक मेडिसिन आपको सिर्फ एक एक्यूट केस के साथ ही रिलीफ दे सकती है, लेकिन क्रोनिक केसेस मतलब जो पुराने केसेस हो जाते हैं उन कंडीशंस में रेगुलर मेडिसिन अच्छी नहीं होती, वो आपके ऑर्गन्स या दूसरे बॉडी पार्ट्स पे इफेक्ट डालती है। तो उसके लिए फिजियोथेरेपी डिजाइन हुई है कि आप अपनी इंटरनल पावर, अपने मसल्स, अपनी बॉडी की इंटरनल ऑर्गन्स, अपने ब्रेन और अपनी बॉडी की वेलनेस पार्ट को यूज करके अपनी बॉडी को हेल्दी बना सके, इसलिए फिजियोथेरेपी डिजाइन हुई है। ठीक, मतलब इसकी इंपॉर्टेंस आप कह सकते हैं, इसकी रियल लाइफ में इंपॉर्टेंस ये है। इसकी रियल लाइफ में इंपॉर्टेंस अली साहब हर जगह है। आप किसी कंपनी में देख लो, किसी स्कूल में देख लो, डेली रूटीन लाइफ में देख लो। देखो, एर्गोनॉमिक एक वर्ड होता है फिजियोथेरेपी लाइन में, मेडिकल लाइन में। तो एर्गोनॉमिक्स आपका अगर खराब है तो आपकी बॉडी में दूसरे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। अगर सर्वाइकल है तो ब्रेन इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं, कई बार हार्ट इश्यूज भी आते हैं। अगर लोअर बैक इश्यूज है तो कई बार बॉडी पोस्चर डैमेज होता है, यूट्रस पे प्रेशर आना शुरू हो जाता है, पैनिस रीजन पे प्रेशर आना शुरू हो जाता है, स्पाइनल कंप्रेशन होती है, सियाटिका नर्व स्टार्ट हो जाता है। अगर काइफोसिस है तो लंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाती है, डायफ्राम रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो बेसिकली आपका जो मस्कुलर स्केलेटल स्ट्रक्चर है, जितने भी मसल्स, लिगामेंट, टेंडन, जॉइंट्स, ये जितनी भी चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं बॉडी में एक दूसरे बॉडी पार्ट को सपोर्ट करने के लिए। तो फिजिकल थेरेपी इन्हें करेक्ट करने में हेल्प करती है। ठीक सर, ठीक है। अगर हम देखें फिजियोथेरेपी की तो इंपॉर्टेंस हमने बताया बिल्कुल ऐसा ही है। स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट का हम देखें मेनली, अब डीप अगर जाना चाहें, स्पोर्ट फिजियोथेरेपिस्ट की क्यों नीड पड़ती है, क्यों जरूरत पड़ती है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? मैं एक बार फिर से आपका सवाल सुनना चाहूंगा अली साहब। सर मैं पूछ रहा हूँ, आपने फिजियोथेरेपी को तो बता दें रियल लाइफ में क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, एज अ स्पोर्ट्स में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, एथलीट को क्यों जरूरत पड़ती है स्पोर्ट फिजियोथेरेपी की, मतलब क्यों इसे जी स्पोर्ट्स में इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो नेक्स्ट लेवल पे है। ओके, क्योंकि बिना स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट के टीम रन नहीं कर सकती, ये बैकबोन की तरह काम करते हैं किसी भी स्पोर्ट्स टीम के। तो प्लेयर की बॉडी के फिजियोलॉजिकल डेटा को एनालाइज करना एवरीडे, मॉर्निंग और इवनिंग, प्लस फुल डे उसकी एक्टिविटी को एनालाइज करना,
उसकी बॉडी के असेसमेंट करना, उसके मसल की लैमिनिंग को एनालाइज करना, उसकी बोन की डेंसिटी को और उसके बॉडी के इंटरनल फिजियोलॉजी को थ्रू द पैथोलॉजिकल टेस्ट एनालाइज करना, इन डेटास को टारगेट करके स्टेप बाय स्टेप उन डेटास को फिगर आउट करके जब आप लास्ट में एक स्टैटिस्टिक डेटा निकालते हो, फिर बताते हो हाँ ही दिस प्लेयर इज कंप्लीटली ओके फॉर द फील्ड एंड दिस प्लेयर इज पार्ट ऑफ द रिहैब। सो फिजियोथेरेपिस्ट का ये नहीं होता, मोस्टली लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ फिजियोथेरेपिस्ट इंजरी, जब मैच में इंजरी होती है तो बीच में बैट लेके आता है और ट्रीटमेंट करके चला जाता है। दैट इज नॉट फिजियोथेरेपी। वो बिहाइंड द सेक्शन काम करता है सुबह 4 बजे से लेके रात में 9-10 बजे तक, और पूरी टीम के प्लेयर्स को एनालाइज कर रहा होता है, उन्हें एग्जामिन कर रहा होता है। एवरी डे उनके फिजियोलॉजिकल असेसमेंट होते हैं, पैथोलॉजिकल असेसमेंट उनके मंथली होते हैं, फंक्शनल असेसमेंट होते हैं, स्पेशल टेस्ट होते हैं। फ्यूचर में होने वाली इंजरी को स्पोर्ट्स फिजियो पहले ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं एथलीट्स में, और फिर उसके बाद उसी के अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट देते हैं ताकि टीम का एक इंपॉर्टेंट प्लेयर टीम से बाहर ना जाए। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी। ओके ओके, ये काफी अच्छा आपने बता दिया। अब मैं सेकंड क्वेश्चन करूं कि हर स्पोर्ट में फिजियोथेरेपी की जरूरत है या कोई स्पेशल स्पोर्ट्स होते हैं इनके फिजियोथेरेपी को अगर देखा जाए तो? सर फिजियोथेरेपी की जरूरत हर एक स्पोर्ट्स में है। कोई भी गेम हो विदाउट फिजियोथेरेपी नहीं कवर कर सकता। आप कोई भी स्पोर्ट्स देख लो, अगर बिलियर्ड्स प्लेयर है वो, अगर वो बिलियर्ड्स खेल रहा है या पूल खेल रहा है तो बार बार आगे झुक रहा है तो लोअर बैक पे तो टेंशन आएगा, नो डाउट। अगर वो चेस भी खेल रहा है तो सर्वाइकल टेंशन आएगा। ओके, ये तो मैंने सिटिंग गेम्स या नॉर्मल वन साइड गेम्स की बात कर ली। लेकिन अगर हम शॉर्ट गेम्स की बात करें तो अगर बैडमिंटन प्लेयर्स हैं या टेनिस प्लेयर हैं या टेबल टेनिस प्लेयर्स हैं, अब ये 3 बॉल वर्क और कॉमन गेम्स में काउंट होते हैं, लेकिन इनमें सुपर डायनेमिक मूवमेंट्स हैं। तो टेबल टेनिस में बैट छोटा है लेकिन एजिलिटी मूवमेंट बहुत हाई है। अब टेनिस के अंदर सुपर एजिलिटी मूवमेंट्स आ जाते हैं। बैडमिंटन थोड़ा मॉडरेट होता है लेकिन उसमें जंप्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो बिल्कुल हर एक चीज में आपके बॉडी पार्ट यूज हो रहे हैं, और जहां भी बॉडी पार्ट डायनेमिक मूवमेंट मतलब तेजी से इधर उधर वाले मूवमेंट, अगर डायनेमिक मूवमेंट में आपकी बॉडी यूज हो रही है तो इंजरीज भी होगी, और इंजरीज को क्योर करने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट की भी जरूरत लगेगी। सही। सर स्पोर्ट्स थेरेपिस्ट कहा जाता है सिर्फ इंजरीज को ट्रीट करते हैं कि? फिर से एक बार रिपीट कीजिएगा अली साहब। सर स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट जो होती हैं ओनली वो जो है ना एथलीट्स की इंजरी को ट्रीट करती हैं? देखिए, इंजरीज का प्रोटोकॉल ये होता है कि मोस्टली तो हम ये कोशिश करते हैं स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी में कि एथलीट को इंजरी ना हो। ठीक है, कि जो मैंने आपको पिछला अभी जो सारी चीजें बताई कि सुबह से उठ के एनालाइज करना होता है, बिल्कुल। तो अगर बाय चांस उसे इंजरी हो गई तो वो या तो ट्रॉमेटिक होगी या इम्पैक्ट होगी। ओके, इम्पैक्ट आई मीन टू से अगर किसी ने आया, कोई कांटेक्ट गेम है, उसे इम्पैक्ट लग गया, मार दिया किसी ने, तो उससे एक इंजरी क्रिएट होती है। दूसरी ट्रॉमेटिक होती है कि वो दौड़ रहा है, चल रहा है या जंप कर रहा है, उस टाइम एंकल ट्विस्ट हो गया, नी ट्विस्ट हो गया। तो कई बार बायोमैकेनिकल फोर्स, जब आप पैर जमीन पे लैंड कर रहे होते हैं और वो ट्विस्ट हो जाए, तो जो बायोमैकेनिकल फोर्स है अगर वो करेक्ट फॉर्म में नहीं आएगा लैंडिंग के टाइम और मसल इम्बैलेंस होगा तो इंजरीज आती हैं। तो उस इंजरीज को क्योर करने के लिए फिर हम उसको रिहैबिलिटेशन पार्ट पे लेके चलते हैं, लेकिन उसके पहले जो इन्वेस्टिगेशन साइड है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि एग्जैक्टली डायग्नोसिस क्या है, इंजरी हुई क्यों। ठीक हो गया। सर अगर मैं आपसे आगे क्वेश्चन का आगे बढ़ाता चलूँ, या क्वेश्चन आपसे पूछूं कि जनरल फिजियोथेरेपी होती है, एक जनरल फिजियोथेरेपी और स्पोर्ट फिजियोथेरेपी, इनकी ट्रेनिंग जो होती है, इनकी ट्रेनिंग डिफरेंट ही होती है ना? जी, कंप्लीटली डिफरेंट है सर। क्लिनिकल फिजियोथेरेपिस्ट और स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट दोनों में बहुत डिफरेंस है। क्लिनिकल फिजियोथेरेपिस्ट में आप उन पेशेंट्स के साथ काम करते हो जिनकी बॉडी की स्ट्रेंथ और उनका बॉडी स्ट्रक्चर एज कंपेयर टू एथलीट थोड़ा कम होता है, क्योंकि वो उतनी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते। अगर आप इसे कंपेयर करो एक स्पोर्ट्स एथलीट को ले लो या फिर किसी एक कंपनी में काम करने वाले पर्सन को ले लो, वो कहीं एक दूसरे से कॉम्पीट नहीं कर सकते।
तो उसका जो मसल स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा होगा, और जो कंपनी में काम करने वाला पर्सन है उसका मसल स्ट्रेंथ बहुत कम होगा। तो अगर बाय चांस दोनों को, हाँ बाय चांस दोनों को सेम इंजरीज आ गई, अगर बाय चांस कंपनी वाले को भी नी में कोई इंजरी हो गई या स्पोर्ट्स वाले को भी नी में कोई इंजरी हो गई, तो कंपनी पर्सन को आप 7 to 8 आइसोमेट्रिक रेपिटेशंस करा के उसे रिलीफ दे सकते हो, लेकिन स्पोर्ट्स एथलीट को उस 7 to 8 रेपिटेशंस की आदत नहीं है, उसको चाहिए 60 to 70, क्योंकि उसका मसल ही उस हिसाब से बिल्डअप हुआ है। तो डेफिनेटली फर्क तो है। सही। सर स्पोर्ट्स में इंजरीज को लेते हुए अगर आगे चलें, जैसे आप इंजरीज का बोल रहे थे, स्पोर्ट्स में कितनी टाइप्स की इंजरी आ जाती हैं? मैं समझा नहीं अली साहब, आपका वॉइस थोड़ा सा कटा हुआ है। ओके सर, मैं बोल रहा हूँ स्पोर्ट्स में कितनी टाइप्स की इंजरीज आ जाती हैं, स्पोर्ट्स इंजरीज? स्पोर्ट्स इंजरीज कितनी आ जाती हैं? ओके जी जी जी। देखिए कोई डिपेंड ऐसा नहीं है, जैसे कांटेक्ट गेम्स हैं, बॉक्सिंग हो गया, जूडो है, ताइक्वांडो है, ये फुल कांटेक्ट गेम्स होते हैं, तो इसमें तो 100% हर मैच में इंजरी कंफर्म है, ये तो होता ही होता है। इसके बाद नॉन कांटेक्ट गेम्स आ जाते हैं कुछ, तो नॉन कांटेक्ट गेम्स में कौन हो गया, जैसे टेनिस हो गया, बैडमिंटन हो गया, टेबल टेनिस हो गया, वॉलीबॉल हो गया, ये नॉन कांटेक्ट गेम्स हैं। उसके बाद फील्ड कांटेक्ट गेम्स हो गए। फील्ड कांटेक्ट गेम्स में क्या आ जाएगा, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, उसके बाद रग्बी हो गया, ये फील्ड कांटेक्ट गेम्स होते हैं। तो जब इन गेम्स में आपको डिफरेंट डिफरेंट इंजरीज देखने को मिलती है, फुटबॉल में आपको मोस्टली लोअर बॉडी रिलेटेड इंजरीज ज्यादा देखने को मिलेगी, क्रिकेट में बॉल के इंपैक्ट की इंजरीज ज्यादा मिलेगी आपको, बॉक्सिंग में ट्रॉमेटिक इंजरीज ज्यादा मिलेगी, फेस पे पंचेस वगैरह लगते हैं, शोल्डर में स्ट्रेन या टियर्स और डिस्काइनेजिया जैसी मस्कुलर कंडीशंस भी। और अगर नॉन कांटेक्ट गेम्स की तरफ देखें तो वहां पे एंकल ट्विस्ट हो गया, नी ट्विस्ट हो गया, शोल्डर पुल हो गया, लिगामेंट टियर्स। तो ये अलग अलग स्पोर्ट्स पे डिपेंड करता है, जहां अलग अलग इंजरीज आती हैं, और डिपेंड करता है कि उसका प्लेइंग फॉर्म कैसा है। ठीक है, मतलब डिफरेंट स्पोर्ट्स पे डिपेंड करता है, डिफरेंट गेम पे डिपेंड करता है इंजरी किस तरह की और उस तरह की ट्रीटमेंट। अच्छा मैं पूछूं, जो है ना आपके जो इंजरीज हो जाती हैं उनके बाद एज ए स्पोर्ट थेरेपिस्ट आपका क्या रोल होता है? देखिए अगर प्लेयर को ऑन फील्ड इंजरी हो गई है तो सबसे पहले तो फील्ड एनालिसिस है कि एग्जैक्टली उसे हुआ क्या है, क्योंकि मैच चल रहा होता है और आपको प्लेयर को खिलाना जरूरी है। तो अगर वो ग्रेड 1 ग्रेड 2 के आसपास है तो यू कैन मोस्टली यूज द टेप और एनी मेथड, एनी कंजर्वेटिव मेथड, उस समय जो भी आप उसको यूज कर सकते हो करके। पहला मोटिव होता है कि एथलीट को खिलाना है, लेकिन अगर इंजरी मेजर है तो आपको एथलीट को अलाउ नहीं करना चाहिए ताकि उसका फ्यूचर सेफ रहे। तो वो तो हमारा प्राइमरी सपोर्ट रहता है एथलीट के लिए। लेकिन अगर उसे इंजरी मेजर है फिर हम उसे इमीडिएटली बाहर लाते हैं। इंजरी का कॉज क्या है, वो हुई कैसे है, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया फंक्शनल टेस्ट होते हैं और स्पेशल टेस्ट होते हैं, और साइन है और सिम्टम्स हैं। तो जो साइन और सिम्टम्स आपको वहां पे दिख रहे हैं कि एथलीट मूवमेंट कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। अगर मूवमेंट कर पा रहा है तो कहीं ना कहीं छोटा मोटा इंजरी होगा, और अगर मूवमेंट नहीं कर पा रहा मतलब मेजर है, क्योंकि वो पेनफुल होगा। तो वहां एक नॉर्मल एनालिसिस आपको करनी होती है। उसके बाद जब आप आगे जाते हैं हॉस्पिटल्स में, थोड़ा सा एग्जामिनेशन किया, रेडियोलॉजी टेस्ट ले लिया, चाहे सीटी करा लो, एमआरआई या एक्सरे, उसके बाद यू कैन फिगर आउट दैट व्हाट इज द डायग्नोसिस। फंक्शनल टेस्ट यूज करो, स्पेशल टेस्ट यूज करो, एक फिगर आउट करके एक डायग्नोसिस निकाल के फिर उसी हिसाब से उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। ठीक हो गया सर, ये तो आपने काफी अच्छा बता दिया। अच्छा मैं एक अगर आपसे, जैसे आप बोल रहे हैं स्पेशल टेस्ट, मतलब इसी तरह से कोई स्पेशल टेक्निक्स होती हैं जिससे हम यूज करते हुए एथलीट को ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव कर सकें, मतलब जैसे फील्ड में इंजरी हुई है उनको और उसी वक्त हम उसे इंप्रूव कर सकें उसकी परफॉर्मेंस को? देखिए परफॉर्मेंस टीम एक बहुत बड़ा इफेक्ट है। आपने पाकिस्तान क्रिकेट टीम में भी देखा होगा आजकल काफी एडवांसमेंट आईसीसी हर टीम्स को बता रही है, और बीसीसीआई में हमारे यहाँ काफी ज्यादा अभी इन चीजों पे बहुत ध्यान देने लगे हैं, और मतलब अब तो बहुत बेटर हो गया है। सो अगर आप क्रिकेट टीम्स में देखोगे तो वहां पे एक फिजियोथेरेपिस्ट भी है, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच भी है, डाइट एंड न्यूट्रिशनिस्ट भी है, साइकोलॉजिस्ट भी है, परफॉर्मेंस एनालिस्ट भी है,
फील्ड एनालिसिस भी होती है। तो टीम्स में ना ये सारे साथ मिलके परफॉर्मेंस टीम प्रिपेयर करते हैं, और परफॉर्मेंस टीम का काम ही यही होता है कि एथलीट की एडवांसमेंट को ऊपर बढ़ाना। तो मेरा मानना यह है कि फिजियोथेरेपिस्ट का जो काम होता है वो ये होता है कि पहले तो जो मैंने आपको इनिशियली स्टार्ट में बताया कि फ्यूचर में होने वाली इंजरीज को पहले उसे चेक करना होता है, जो थ्रू द फिजियोलॉजिकल डेटा। प्लस अगर इंजरी हो जाए तो प्रीहैब के बाद ऑपरेट के बाद रिहैब, और अगर ऑपरेट की जरूरत ना पड़े तो डायरेक्टली रिहैब के बाद फिर उसका सेकेंडरी रिहैब चलता है। सेकेंडरी रिहैब के बाद स्टेप आता है, उस स्टेप में दे कैन गो फॉर द प्राइमरी एसएनसी, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग। व्हेन ही कंप्लीटेड द लेवल ऑफ प्राइमरी एसएनसी, फिर वो ऊपर जाएगा एडवांस एसएनसी पे। तो वो काम स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच का होता है, वहां फिजियो का रोल कम हो जाता है। लेकिन फिजियो को ये कहना होता है यार इसे ये मूवमेंट नहीं करानी है, मतलब कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस हमको वहां देनी पड़ती हैं क्योंकि उससे उसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो चीजें हमें एसएनसी को बतानी होती है, फिर एसएनसी उस पर काम करता है। जब एसएनसी कंप्लीट हो जाती है देन फिजियो और एसएनसी साथ में मिलकर उसका एक एग्जामिनेशन लेते हैं। अगर वो उस टेस्ट को क्रॉस कर लेता है तो फिर वो फील्ड में जाता है, और अगर फील्ड में कोच उसका जो एग्जामिनेशन ले रहा है तो फिजियो एनालिसिस, एसएनसी एनालिसिस और फील्ड एनालिसिस जो कोच करेगा, इन तीनों में जब एथलीट प्रिपेयर हो जाता है फिर वो टीम में आता है। ठीक है, मतलब आप कहना चाह रहे हैं पूरा रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम बनता है इंजरीज के बाद? जी, और एक छोटी सी अगर एक फर्स्ट ग्रेड लिगामेंट स्ट्रेन भी अगर किसी एथलीट को आया है तो कम से कम 14-15 दिन लेता है, तो उतने दिन उसको प्रॉपर रिहैब में रहना चाहिए। लोग यूजुअली इग्नोर कर जाते हैं। मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान में कैसा फिजियोथेरेपी का प्रोटोकॉल है, लेकिन हमारे यहाँ यूजुअली हम लोग इस चीज में बड़े सीरियस होते हैं। और आजकल तो इंडिया में स्कूल्स में भी फिजियोथेरेपिस्ट को अपॉइंट किया जा रहा है, इवन छोटे छोटे क्लब में भी फिजियोथेरेपिस्ट अपॉइंट किए जा रहे हैं। तो माइनर से माइनर इंजरीज की तरफ ध्यान दिया जा रहा है यहाँ पे, ताकि बच्चों को फ्यूचर में और लंबे समय तक वो कंट्री को रिप्रेजेंट। क्या बात सर, ये बहुत ज़रूरी बात है जैसे आपने की। ये तो काफ़ी एक अच्छा स्टेप है जो इंडिया ले रहा है। इंशाल्लाह हम पाकिस्तान से भी उम्मीद रखते हैं इस तरह के स्टेप्स ले हो रहे होंगे, लेकिन ये आपने काफ़ी अच्छी बात की। सर मैं एक लास्ट मैसेज आपसे बोलूँ, मैसेज आप क्या देना चाहेंगे? मैसेज सर मेरे लिए ये है, मेरा पहला इंटरव्यू पाकिस्तान के साथ है, तो अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, जय श्री राम, नमस्कार। और कोशिश करेंगे कि जितना ज्यादा हो सके एजुकेशन लेवल पे बात करें, बिकॉज एजुकेशन ही ऐसा होता है जो दुनिया को एक करके रखता है, और स्पोर्ट्स ही एक ऐसी चीज है जो सबको खुश करके रखता है। तो आपस में ऐसी कॉन्वर्सेशन और होती रहेगी, तो धीरे धीरे दोनों ही मुल्कों में ग्रोथ बढ़े, वही एक कामना होती है हमारी तरफ से। बस यही मैसेज है सर, खुश रहें, सारे खुश रहें, सारे अच्छे रहें। थैंक यू वेरी मच सर, आपका काफ़ी ज़्यादा मुझे खुद को मैं काफ़ी ज़्यादा लर्निंग हुई है। ये काफ़ी ज़्यादा आपके पास ये फिजियोथेरेपी, स्पोर्ट फिजियोथेरेपी के रिलेटेड आपके पास काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है। मैं आपसे दोबारा थैंक यू वेरी मच बोलता हूँ। इंशाल्लाह हम आपसे आइंदा के भी जो है ना, आइंदा के प्रोग्राम जो आइंदा के एपिसोड करेंगे उसके लिए हम एडवांस से आपको कहते हैं। जी ठीक है अली साहब, मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और ये इंटरेक्शन बहुत अच्छी रही मेरी आपसे, मुझे बहुत बहुत खुशी। थैंक यू सर, नमस्कार। थैंक यू सर, ओके सर। इंशाल्लाह आज का एपिसोड सर के साथ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रह गया। इंशाल्लाह इस तरह के एक और मोटिवेटेड पर्सनैलिटी के साथ मिलती हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।